वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सेनेटर साहब, जो गुफ्तगू हो रही है वो जहांगीर तरीन साहब की स्टेटमेंट के ऊपर हो रही है कि वज़ीर आज़म की कुर्सी बहुत ख़तरनाक चीज़ है, बादशाह समझता है कि वो जो चाहे कर सकता है। आपकी नज़र में क्या वज़ीर आज़म की कुर्सी ख़तरनाक है, और अगर इतनी ख़तरनाक है तो फिर आपको क्यों चाहिए कामरान साहब? देखिए, एक दिन ऐसा आ जाएगा इस मुल्क में कि लोग शायद कुर्सियां लेने से इनकार कर देंगे। आप किसी भी कुर्सी के हवाले से देख लीजिए, किसी भी कुर्सी पे बैठे हुए लोग उनकी हम वो मिट्टी प्लीत करते हैं आपके मुंह में कि घी, वो शक्कर, काजू, बादाम, पिस्ते सर। तो हम मिट्टी प्लीत कर रहे हैं ना। आज हम सुप्रीम कोर्ट की कर रहे हैं, कल वाली सुप्रीम कोर्ट की भी हमने की, उससे पहले वाली सुप्रीम कोर्ट की भी हमने की। इसी तरह से हम जो है ना वो हुकूमतों की जो है या जो पार्लियामान में बैठे हुए लोग होते हैं उनकी मिट्टी प्लीत करते हैं। उनके साथ वो बातें जुड़ी होती हैं या नहीं जुड़ी होती, मगर हम जोड़ देते हैं। और किस तरह से जोड़ देते हैं, क्योंकि मामला जो है ना एक का नहीं है, हम सबका कसूर है और भाई कसूर है। इसको मामले को कहीं ना कहीं से ठीक करना पड़ेगा, भले हम ऊपर से ठीक करें, भले हम नीचे से ठीक करें, मगर ठीक नहीं हो पा रहा इस वक्त तक। प्रॉब्लम ये है, इसमें इस वक्त तक प्रॉब्लम ये है कि हम में से जो भी आता है, जो भी जो है वो आया था, जो भी आता है, जो भी आना चाहता है, वो किसी न किसी के साथ मिल के खेलना चाहता है। और ये भी एक जो है वो मसले का वो जो प्रॉब्लम है उसकी एक वजह है। और इस वजह को हम कभी भी ठीक नहीं करते। बात हम जमहूरियत की करते हैं, मगर जिस वक्त हमको मौका मिलेगा, मुझे मौका मिलेगा आपको हटाने का, तो मैं किसी ताकतवर के साथ मिलकर आपको हटाने में अपना किरदार पूरा अदा करूंगा। और जमहूरियत मुझे सिर्फ उस वक्त याद आएगी जब जोर मुझ पे आएगा। यकीनन यकीनन। और इसको सर आम फहम में कहते हैं कि पाकिस्तानियों को टांग खींचने का बड़ा शौक है, किसी और को ऊपर जाते हुए देख नहीं सकते, कोई ऊपर जा रहा होता है तो फौरन से उसकी टांग खींचने में लग जाते हैं। सर कामरान साहब, एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस है मेरी नज़र में, आपकी तवज्जो चाहता हूं सर। उस केस का नाम है तैयबा गुल हिरासा केस, जो कि एक बड़े ताकतवर शख्स के ऊपर है जिनका नाम है जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, जो काफ़ी वक्त से केस परसू कर रही हैं। अब हमारी वफाकी मोहतसिब फौजिया वकार साहिबा ने साबिक चेयरमैन और डीजी नैब दोनों को तलब कर लिया है कि क्या मामला है, अपना बयान दे। मैं सर ये सोचने पर मजबूर हूँ, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जैसे शख्स को क्या कोई वफाकी मोहतसिब सजा दे सकता है? वो शख्स जो मिसिंग पर्सनस कमीशन के ऊपर 8-9 लाख तनख्वाह ले रहा हो, चेयरमैन नैब रहा हो, जिसका कोई बाल भी बिका ना कर पाया हो, क्या एक तो वफाकी मोहतसिब कुछ कर सकता है? और दूसरा मेरा सवाल इस पर यह है सर कि आपकी जमात जब मंशूर बना रही है, क्योंकि आप एक मजहबी जमात हैं, तो क्या आप वुमेन एम्पावरमेंट को दिमाग में रख रहे हैं? क्या आप उन औरतों को दिमाग में रख रहे हैं सर जो रोज हरेसमेंट का शिकार होती हैं और फिर अदालतों के चक्कर काटती हैं इंसाफ के लिए, उन बड़े बड़े लोगों के खिलाफ, जो बड़ा मुश्किल है लेना? योर ओपिनियन सर। यकीनन हम वुमेन एम्पावरमेंट को जहन में रख के आगे बढ़ रहे हैं। और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो है वो ये पहली दफ़ा है कि हमने अपने दस्तूर को अमेंड कर दिया और एक बाकायदा जो है ख़वातीन का एक अलग से शोबा कायम कर दिया जमात के अंदर। और वो एक जिस तरह से बाकी जो ना वो मर्दों के हवाले से जो ना वो डीलिंग होती है, हम थोड़ा सा ज़ाहिर है एक मजहबी जमात है तो थोड़ा सा पर्दे के हवाले से स्ट्रिक्ट है, मगर उस पर्दे के अंदर जो है ना उनके काम करने के लिए जो है वो पार्टी के अंदर जो है वो हमने मौके पैदा कर दिए हैं। और ये अमेंडमेंट हमने की है रिसेंट पास में, कोई 2-4 महीने हुए हैं। और इसकी मतलब मुख्तलिफ हवालों से हमने शोबे बनाए हैं, वकला के हवाले से बनाया, प्रोफेशनल्स के हवाले से। और इसी तरह से हमने ख्वातीन को भी जो है उनकी अलग से नुमाइंदगी जो है वो जमात के अंदर कायम साजिद साहब, राइट देखिए आई इग्नोर नहीं कर सकते आप किसी कीमत पे भी, और अगर इग्नोर करेंगे तो आप फिर बहुत पीछे रह जाएंगे। अग्रीड, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। साजिद साहब, एमक्यूएम का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है? और ये जो मैंने वफाकी मोहतसिब वाला तैयबा गुल हिरासा केस का भी निशानदेही की है, कि आपको लगता है ऐसे ताकतवर लोगों को कोई वफाकी मोहतसिब सज़ा दे सकता है? और क्या औरतों को हम हिरासगी से बचा सकते हैं? अच्छा देखें, एक तो किसी भी दुनिया का माशरा इस चीज़ की इजाज़त किसी को नहीं देता, ठीक है, अग्रीड। कि फिर भी हर माशरे में है। हाँ, उसी माशरे में रहना है, उसी माशरे में है बिल्कुल। और कि वो किसी भी खातून के साथ हिरासा करे, उसको हिरासा करे, हिरासमेंट करे, जबरी करे, और ये तो बहुत ही रॉन्ग हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले मैंने उनकी क्लिप्स चले थे कुछ, जो कि ऑडियो थे, रिकॉर्डिंग थी, जी जी जी, और दुनिया ने वो सुनी भी है, जी। ठीक है ना। और मेरे ख्याल में अब अदलिया का काम है ये कि अब उन्हीं के जज का केस उनके पास आया है, ठीक है ना। ये बहुत इम्तहान वाली बात है, वो इसलिए कि एक साथ बैठने वाले लोग, पेटी भाई को पेटी भाई कुछ करता है क्या सर? लेकिन यही तो एग्जाम्पल कायम करनी है, क्योंकि वो इसलिए कि जब कोई जज, जब कोई पार्लियामेंटेरियन, जब कोई प्राइम मिनिस्टर, जब कोई वज़ीर आला अपनी सीट पर आता है तो उससे पहले वो ओथ लेता है,
ٹھیک ہے نا, ایمانداری کا حلف لیتا ہے وہ, ٹھیک ہے نا, اور اپنا حق ادا کرنے کا ایمانداری کے ساتھ اور اصول و ضوابط کے ساتھ اپنا ٹائم پیریڈ پورا کرنے کا, پاکستان کے آئین, قانون اور لاء کے اندر رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا. تو میرے خیال میں اگر یہ جو طیبہ گل کا جو کیس ہے, جو میں نے تھوڑا بہت اس زمانے میں, تھوڑا ٹائم ہو گیا اس کو بھی, جو کیونکہ بہت زیادہ آڈیو کلپس چلی تھی اس زمانے کے اندر, تو میرے خیال میں اب جسٹس فوزیہ وقار صاحبہ وفاقی محتسب, نہیں ابھی جو جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال, جاوید اقبال صاحب کو چاہیے بڑے طاقتور آدمی ہیں جی ہاں کہ وہ اپنے آپ کو خود پیش کر دیں, ٹھیک ہے نا. ابھی میں نے آج سنا کہ 10 دن کا ٹائم انہوں نے وہ دیا ہے بیمار ہیں, کہہ رہے ہیں بیمار ہیں. اچھا پھر یہ بالکل کل تک یہی الفاظ, جب نیب کے چیئرمین تھے یہ, تو نہ جانے کیا کیا پولیٹیکل لوگوں لیے کہتے تھے, یہ بہت ڈفرینٹ ان کے ویوز نکل کے آتے تھے سامنے لوگوں کے سامنے. ہم بھی ایسا تو دیکھتے نہیں پاناما میں بھی ان کا کردار تھا, تو اسی لیے جو نواز شریف کے خلاف جتنے لوگ تھے سب کو سائڈ کیا جائے, تو اس لیے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال بھی سائڈ ہو. یہ تو اللہ اس کا رسول جانے بہرحال, یہ تو وقت ثابت کرے گا. مولانا صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کر رہا ہے, وہ نہیں کر رہا. کبھی تاریخ کو کوئی دھلنا نہیں سکتا, اور وقت آنے پر تاریخ پروف کر دے گا کہ کس جگہ پر کس وقت پر کیا کیا کردار رہا ہے. لیکن میرے خیال میں اب یہ جس پینل کے سامنے ججز کے یہ کیس آیا ہے, ان کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں اور بتائیں کہ قوم کی اس بیٹی کو اگر واقعی میں اگر وہ رائٹ ہے تو پھر انصاف دے, اگر وہ رانگ ہے. ایسی کتنی بیٹیاں ہیں, عافیہ صدیقی مجھے یاد آ جاتی ہیں امریکہ میں, ان کے ساتھ بھی کیا کچھ ہم نے رائٹ ان کو دلوایا. ساجد صاحب ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, مصطفیٰ کمال صاحب کی آج کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ایم کیو ایم کے بنا کوئی وزیر اعظم نہیں بنا سکتا. اس کا ایک اینگل یہ بھی نکل رہا ہے کہ سر ایم کیو ہمیشہ گریوی میں رہے گی, بوٹی کوئی اور ہوگا. اچھا دیکھیں, یہ اگزامپل میرے خیال میں دینے کا بنیادی مقصد شاید یہ ہے کہ ماضی کے اندر یہ تجربات میں رہی ہیں چیزیں کہ ایم کیو ایم کے بغیر کوئی وزیر اعظم نہیں بن سکا. صحیح بات ہے کہ نواز شریف صاحب ہوں, محترمہ خود, وہ تو تب جب ایم کیو ایم کا 20 سے زائد سیٹس تھی, اب تو 7-8 سیٹس بچی تھیں. صاحب خود, ایون یہ کہ نواز شریف صاحب خود, عمران خان خود, ٹھیک ہے, جو لاسٹ ٹائم جو 7 سیٹیں تھیں, وہ 7 سیٹوں کی بنیاد پر عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے پاکستان کے, ٹھیک ہے نا. اور بالکل ایم کیو ایم کا ہمیشہ بہت اہم رول رہا ہے, لیکن ایم کیو ایم نے اپنا رول اپنا ادا کیا ہے ہمیشہ سے کہ کسی کو وزیر اعظم بنانے میں, اس کو سیٹ تک لے جانے میں. لیکن جب وقت پر سیٹ پر آیا نا, جب اس کو پاور, ایبسولوٹ پاور مل, جب اس کو, اب یہی ڈسکس ہو رہی نا, جب اس کو پاور ملی نا, تو اس نے کراچی کے ساتھ زیادتی کی, ناانصافی کی, دھوکہ کیا. آپ نے بھی تو کراچی کے ساتھ زیادتی کی, آپ نے 2 سال جیل کاٹی ہے, اتنا ریمانڈ سے آئے اور الیکشن نہیں لڑ رہے. یہ پارٹی پالیسی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. دل نہیں ٹوٹتا آپ کا سر؟ نہیں, بالکل دل نہیں ٹوٹتا, کیونکہ پالیٹکس کے اندر یہ سب ہوتا ہے نا, یہ ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے, یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور پالیٹکس پیشنس کا نام ہے, اور سر ہمارے دین میں بھی صبر اور شکر, صبر کا نام ہے, ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ ساجد صاحب, وقت کی کمی ہے نہیں تو گفتگو جاری رہتی. ساجد صاحب کا ہم شکر ادا کریں گے. کامران مرزا صاحب, شرمیلا فاروقی صاحبہ, شوکت پراچا صاحب, رانا محمد ارشد صاحب, تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ us. Until next time, اللہ حافظ.